हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ रत्नेश। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म पे सीबीएल्स चेतन भारत लर्निंग में। आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की, स्पेसिफिक क्वेश्चंस की। एंड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विद यू गाइज, आज के टेस्ट को देख करके आपको रियलाइज होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, यानी कि जो आपने पीछे भी और भी पेपर देखे हैं ना प्रिपरेशन करते टाइम, आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि जो मेंस के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें जो ग्रामर का रोल है वो आपको ये बता रहा है कि आपको किस स्ट्रैटेजी से अपनी प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज लाइक यू हैव टू कैलकुलेट इन माइंड कि अगर मैं ग्रामर को इतना टाइम देता हूं, इतने क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो मेरे ये मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। एज यूजुअल मैंने आपको प्रीवियस पेपर्स के डिस्कशन के टाइम पे बोला कि आपको अपना ग्रामर का जो पोर्शन है वो 100% करना पड़ेगा। एंड आई हैव सेड दैट क्योंकि आपको ये मार्क्स लूज नहीं करने। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्क्स मान लेते हैं भाई कि मतलब ओरिजिनल सेंटेंस को आपको मेंटेन रखना है, आपको गलती है तो बतानी है वरना आपको आगे बढ़ना है। 5 नंबर का ये आ गया, 10 नंबर का आपका डू एज डायरेक्टेड आता है। सोचो मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके, 10 क्वेश्चन है, चलो 10 क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, और 5 यहाँ से 10 15 5 20 नंबर यहाँ से बन गए। देखो आप 4 नंबर आपको वो कैप दे रहा है, ये 4 4 8। ओ गॉड, आपको बहुत सारे नंबर्स मिल रहे हैं यहाँ पर, हर तरह से, ईडियम से, फ्रेजेस से, वन वर्ड से। मतलब आप एक्सपेक्ट करो मतलब 50 से 60 नंबर तक आप यहाँ पर स्कोर कर ले जा रहे हो, तो क्या मतलब डोंट यू फील लाइक वेरी हैप्पी, एक्साइटेड? आई फील लाइक वाओ यार, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, स्कोर करते हैं, चलो लेट्स एंजॉय। तो आज के पेपर में हम क्या क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ को बस दिमाग में रखना है कि हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ग्रामर को अपना बहुत अच्छा टाइम देना है, और आने वाले टाइम पर हम बहुत जल्दी, मैंने जैसे आपको वादा किया है कि हम बहुत सारे ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस, मतलब डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जहां पर हम ग्रामर का डिस्कशन करेंगे विद रूल्स, जिससे कि आपके एक क्विक शॉर्ट सोल्यूशन आपको मिले और आपको पता लगे कि हाँ इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट, जस्ट डोंट चेंज एनीथिंग ना। तो आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर येस्टरडे। इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, या एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई येस्टरडे जो शब्द होता है, दैट वर्ड इज एक्चुअली मेंट टू बी यूज्ड इन द केस ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लोग बेसिक सी बात आपको बता रहा हूं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज होने वाला वर्ड है। यानी कि इस सेंटेंस में आप हैव एक्सेप्टेड लिख रहे हो, हैव एक्सेप्टेड से पता चलता है कि हम आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, जबकि हमारा आंसर होना चाहिए क्या, सिंपल पास्ट। तो हम यहाँ पर हैव एक्सेप्टेड की जगह सिर्फ एक्सेप्टेड लिखते हैं अगर, तो हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है, isn't it? अगले क्वेश्चन में बात करेगा डू यू माइंड इन हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और मिल्क। तो यहाँ पर देखो डू यू माइंड इन हैविंग लिखा है, डू यू माइंड हैविंग लिख सकते हो, इन हैविंग कप ऑफ कॉफी है ना, डू यू माइंड हैविंग कप ऑफ कॉफी और मिल्क आप लिख सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि डू। अच्छा, इसमें कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये इन हैविंग या हैविंग में क्या फ़र्क है, तो दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, डू यू माइंड हैविंग कप ऑफ कॉफ़ी और मिल्क भी लिख सकते हैं, डू यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ इन हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी भी लिख सकते हैं। तो इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ बात करें, अगले क्वेश्चन पे, तो मीना इज यूजुअली गेटिंग लेव। तो यहाँ पर आपको एक एडवर्ब का रूल 10 से जोड़ना पड़ेगा। एडवर्ब एज इन लगता कि जैसे आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, ऑलवेज होता है, ऑलवेज होता है, ऑफन होता है, ठीक है, यूजुअली होता है, ये सारे वर्ड्स जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली होता है, नेवर होता है, डेली होता है। कुछ ऐसे वर्ड मैं आपको एक इन जनरल बता दे रहा हूँ यहाँ पर। आगे मैंने बोला है कि आपको और डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो वर्ड्स होते हैं अगर इनका यूज़ आप करते हो तो आपको ये इससे सुनिश्चित होता है कि ये जो शब्द हैं ये इनडेफिनेट टेंस के लिए बनाए गए हैं, प्रेजेंट के इनडेफिनेट टेंस के लिए बनाए गए। अच्छा, इस बात से मेरा मकसद ये कहना था कि आप यहाँ पर इज़ और ING लगा रहे हो तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है, जबकि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट कह रही है आपसे कि आप कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के बजाय इनडेफिनेट टेंस बनाएं। आई होप यू आर गेटिंग। और ये जो पॉइंटर्स मैं बताता हूँ आपको एक्स्ट्रा, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको हेल्प मिलेगी। तो इनडेफिनेट टेंस अगर आपको यहाँ बनाना है स्टूडेंट्स, तो आप सेंटेंस को कैसे फ्रेम करोगे? मीना इज यूजुअली गेटिंग अप लेट, दिस इज रॉन्ग, तो यू शुड से मीना यूजुअली गेट्स अप। आप यहाँ क्या करोगे, यूजुअली लिखोगे और गेटिंग अप की जगह लिख दोगे गेट्स अप, क्योंकि सिंगुलर है, एक है, मीना यूजुअली गेट्स अप लेट, है ना। अगला क्वेश्चन है गोविंद इज एल्डर दैन ओल्डर टू ओल्डर।
यहाँ पर मैं स्क्रीन क्लियर करूंगा पहले आपको बताने के लिए कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो डिफरेंस का जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, वो क्या है। द फर्स्ट थिंग इज कि एल्डर शब्द के साथ हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एल्डर शब्द के साथ हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ओल्डर जो हमारा शब्द है, ओल्डर जो वर्ब है, एडजेक्टिव है सॉरी, उसके साथ हम कंजंक्शन दैन का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ डिफरेंस समझते हैं। सर सबसे पहले आप बताओ ये एल्डर ओल्डर का डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ टू यूज। तो आपको सबसे पहला बेसिक पॉइंट जो आप यहाँ लिख सकते हैं वो है, लिख सकते हैं ब्लड रिलेशन में यूज होता है। एल्डर शब्द किस में यूज होता है, ब्लड रिलेशन में यूज होता है, और ओल्डर जो है वो नॉन ब्लड रिलेशन में यूज होता है, नॉन ब्लड रिलेशन में यूज होने वाला शब्द है। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्या ओल्डर शब्द के साथ कोई और प्रेपोजिशन आ सकता है, कुछ और? हाँ आ सकता है, वो फ्रॉम आ सकता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एल्डर दैन, ओल्डर टू, ओल्डर दैन, एल्डर फ्रॉम लिखा है, तो फ्रॉम शब्द की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी एल्डर टू, क्योंकि हम यहाँ ब्रदर की बात कर रहे हैं। गोविंद इज एल्डर टू हिज ब्रदर होना चाहिए, तो राइट आंसर शुड बी एल्डर टू, है ना। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज करके यहाँ पर ऑप्शन चूज करके लिख सकते हैं। अपना आंसर लिखना था क्योंकि रीराइट लिखना है आपको, रीराइट लिखा है, तो रीराइट करते समय आप राइट आंसर लिख सकते हैं, उसका क्लेम भी आपको मिल जाएगा, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए। आगे लिखा है डिस्पाइट क्लोज फ्रेंडशिप तारक डिड नॉट रिस्पॉन्ड माई लेटर येट। देखो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, यहाँ पर येट जो है, जो शब्द यूज हो रहा है, एक इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद भी हैरानी होगी जानकर। ये दो तरह से यूज होता है। इसको आप पूछोगे दो तरह से कैसे, इसको आप कंजंक्शन बना के भी यूज कर सकते हो, इसको आप एडवर्ब बना के भी यूज कर सकते हो। अच्छा, येट को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, कंजंक्शन और एडवर्ब। कैसे? देखो कंजंक्शन का मतलब हो गया कि आप सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप बीच में येट का इस्तेमाल करो कि शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड, शी वर्कड हार्ड एक सेंटेंस, येट बीच में लगाया, शी फेल्ड, तो दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम हो गया, येट का कंजंक्शन हो गया। अच्छा सर, ये एडवर्ब का होता है जब नेगेटिव सेंटेंस की बात होती है, ध्यान सुनना, एडवर्ब की बात कर रहे हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है, सेंटेंस कहीं नेगेटिव बनता है, तो उस केस में जनरली क्या होता है, नकारात्मक सेंटेंस में ये लास्ट में आता है, एंड में आता है सेंटेंस में। बट तो सर यहाँ डिड नॉट दिखा था, तो प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है, आपको इसका इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में करना चाहिए। ओह अच्छा, ये सिंपल पास्ट में नहीं करना इसका इस्तेमाल ना, इसका इस्तेमाल आपको परफेक्ट टेंस में करना है येट का। तो आपका जो राइट आंसर बनना चाहिए, तारक हैज नॉट, आप शॉर्ट में लिख लें चाहे फुल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, तारक हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। अब चूंकि हैज लग गया है तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, रिस्पॉन्डेड माई लेटर येट, इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, डिस्पाइट क्लोज फ्रेंडशिप कॉमा तारक हैजंट रिस्पॉन्डेड माई लेटर येट, इसका राइट आंसर फिफ्थ का बनेगा। आई होप आपको समझ आया। यहाँ 5 नंबर आपके स्कोर होते हैं। फिर से एक बार हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, और नेक्स्ट टारगेट हमारा 10 नंबर का है, बड़ा टारगेट है, तो बड़े मार्क्स अचीव करने वाले हैं। यहाँ पर पहला जो डू एज डायरेक्टेड आपसे कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, तो पहले सेंटेंस समझना पड़ेगा इंडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। क्वेश्चन क्या है? देखो अभी जो बच्चे मन में ये सोचते हैं सर आप जो क्वेश्चंस करा रहे हो, जो आप सोल्यूशन दे रहे हो, इसमें आप जनरली आंसर दे रहे हो, सारे बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमसे मिस हो रहे हैं, जो हमें नहीं आते हैं सर, हम वी आर न्यू, सम स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग लाइक दैट, सो आंसर्स टू देम, आई एम आंसरिंग टू दोज स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग कि हमें सर बेसिक नहीं आता। तो भाई बेसिक के लिए मैंने बोला है, आपको परेशान नहीं होना कि वी विल वेरी सून be providing you basic lectures based on grammar, based on other parts of exam, as far as English is concerned। तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, पढ़ते जाओ। क्वेश्चन है when did you reach home yesterday, सुमन said to रवि। जब पूछ रही है तो सबसे पहले कहेगी सुमन asked, क्या कहेगी? सुमन asked रवि, आपको टू लगाने की आवश्यकता नहीं है आगे, क्योंकि यहाँ पर when ऑलरेडी लिखा है, तो आप उसको कंजंक्शन के दैट मत लगाओ। सुमन asked रवि when, आप जैसे जैसे पूछेंगे वैसे वैसे बोलते जाएंगे। डिड पास सिंपल है, हम पास परफेक्ट बना लेंगे। व्हेन हैड, पहले हैड लगा दोगे क्वेश्चन गलत हो सकता है। व्हेन डिड शी, ही लिख लो क्योंकि रवि है ना, सेकंड पर थर्ड पर्सन है रवि। व्हेन ही हैड रीच्ड होम द डे बिफोर, द डे बिफोर, ठीक है। द प्रीवियस डे भी बोलते हैं, द डे बिफोर भी बोलते हैं, परेशान ना होना, प्रीवियस डे भी ऑप्शन होता है भाई, मैं लिख दूं वरना कहोगे अरे ये तो बताया नहीं, प्रीवियस डे भी हो सकता है इसका आंसर। तो आप इस तरह सेंटेंस बना, समझ में आ गया कि सुमन आस्क्ड रवि व्हेन ही हैड रीच्ड होम द प्रीवियस डे, ये इसका आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन है बिसाइड्स प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू आई ऑल्सो अपडेटेड माई बायोडेटा।
Besides preparing for the interview, I also updated my biodata. Rewrite the sentence beginning as I am not only. तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान सुनो, इसका इंस्ट्रक्शन कह रहा है आई एम नॉट ओनली से आपको सेंटेंस शुरू करना है। तो आप कैसे लिखोगे? आई एम नॉट ओनली, आई एम नॉट ओनली preparing, I am not only preparing for the interview, I'm not only preparing for the interview, but also updated my biodata. Also updated my biodata. Is it okay? Also updated my biodata. Fine. The next question says Sahil did not share the complete information, so I could not prepare well. अब ये कह रहा है इफ साहिल, तो इस सेंटेंस को किससे शुरू करना है? पहला ये सेकंड वाला समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद वाला सेंटेंस कह रहा है साहिल डिड नॉट शेयर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सो आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल। तो इसका आंसर आपको लिखना है इफ साहिल से शुरू करके। तो याद रखना, जब इफ साहिल से करके शुरू करोगे तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। इधर लिख देना, नीचे बाकी मैं रब करता चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ साहिल, अच्छा आपको कैसे, आप सोच रहे होगे मन में कि सर ये जो आप लिख रहे हो तो इसमें आप कैसे टेंस का ध्यान रखोगे? क्वेश्चन में तो इफ साहिल से शुरू कर दिया। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये डिड कह रहे हैं, हम डिड लगा लेंगे। इफ साहिल डिड नॉट शेयर, अच्छा आप कहना चाह रहे हो कि सर यहाँ डिड नॉट लिखा है शेयर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और आगे भी कुड नॉट प्रिपेयर वेल लिखा है, तो फिर कैसे करोगे? अच्छा तो ऐसे कह लो इफ साहिल had shared the complete information, मैं आपको लिख के दिखाता हूं तो आपको अंदाजा लग जाएगा। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, if Sahil had shared the complete information I would have prepared well। अब मुझे आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये तो सर नेगेटिव सेंटेंस था, आपने एक जगह भी नॉट नहीं लगाया, पूरा सेंटेंस बदल दिया, ये क्या चक्कर है, आप मीनिंग चेंज कर दे रहे हो। भाई सुनो, ये कह रहा है साहिल डिड नॉट शेयर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, साहिल ने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो मैं कह रहा हूं अगर साहिल ने इन्फॉर्मेशन शेयर की होती तो मैं कर पाया होता। इफ साहिल शेयर द कंप्लीट, अब दो तरह से देखो सर, पहली बात तो टेंस मत बदलो, तो टेंस ना बदलने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एक छोटा सा काम करते हैं, ऐड को यहाँ से हटा लेते हैं, इफ साहिल हैड कर लेते हैं, इफ साहिल शेड कर लेते, पीछे चलो भाई पीछे, इफ साहिल शेड कर, पीछे चलो क्या हो गया, हाँ इफ साहिल शेड कर लेते हैं तो ये हमारा V2 में रहेगा, इफ साहिल शेयर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप बोलोगे इफ साहिल डिड नॉट शेयर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल, आई वोंट बी एबल टू प्रिपेयर वेल, तब वहां पर सेंटेंस बन जाएगा आई कुड नॉट प्रिपेयर। इफ साहिल डिड नॉट शेयर, तो डिड नॉट शेयर तो बनता नहीं सेंटेंस इफ के साथ। इफ कंडीशन लगा रहे हो तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, इफ ही हैड डन दैट, इफ ही हैड नॉट डन दैट, इफ ही डिड नॉट डू दैट। तो ऐसा कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इफ साहिल डिड नॉट शेयर, दूसरा सेंटेंस का फॉर्म, इफ साहिल डिड नॉट शेयर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल। तो आप वहां पर हैव प्रिपेयर्ड ना बोल करके आप बोल सकते हैं आई कुड नॉट, अच्छा वुड और कुड सेम फॉर्म में आप रख सकते हो, उसका बस फॉर्म मत चेंज करना, कुड नॉट प्रिपेयर वेल, इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या बना, बोलता हूं, इफ साहिल डिड नॉट शेयर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल। दूसरा कि इफ साहिल शेयर्ड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आप बोलोगे कि जब मीनिंग चेंज हो रहा है तो सर सेंटेंस का मतलब फिर जो फ्रेम आपने चेंज कर दिया सेंटेंस का, क्योंकि आपने नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया, ऊपर जो लिखा है बाद में आपने नेगेटिव भी बता दिया, चलो विच इज ओके, बट चलो पॉजिटिव वाले का जो आप फ्रेम चेंज कर रहे थे तो उससे सर मीनिंग नहीं चेंज हो रहा था, उससे एक्चुअली वो सेंस निकालना चाह रहा था मैं, जो आपको बताया मैंने इनिशियली कि इफ साहिल शेयर्ड द, अगर साहिल ने शेयर की होती इन्फॉर्मेशन पूरी तो मैं सब कर पाया होता, ये था कहने का मतलब, उसने की नहीं, तो ये अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हो इस तरह से पॉजिटिव लिख करके आप वो सेंस दे रहे हो जो सेंटेंस का सेंस था। हाँ मैं सेंस नहीं बदलना चाह रहा था एक्चुअली, सही समझा आपने। आप कह रहा है ही फाइनली टोल्ड अस हु वेयर, और क्या बोर्न, क्या लिखा है बीन, ही फाइनली टोल्ड अस
हु ही वॉज। अच्छा, हु यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछ रहा, याद रखना जो है ये जो, और जो के बाद कभी भी आप अगर वर्ब पहले लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा सर, ऐसे जब बोलते हैं हु वॉज ही, हाँ जो बिल्कुल अच्छा पूछा, जहाँ पर ये पूछते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, और यहाँ पर चूंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो आपको हु ही वॉज बोलना पड़ेगा। तो इससे आपको याद रहेगा अच्छा कि ये जो का मतलब यहाँ निकल रहा है, जब सेंटेंस के वैसे तो बीच में आता है तो इस तरह से उसका मीनिंग चेंज होता है, हु ही वॉज। हु ही वॉज, है ना, क्लियर है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाला क्लियर हो गया आपको, फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला कह रहा है यस्टरडे व्हेन आई मेट श्याम ही सेड आई हैड अ नाइस टाइम यस्टरडे। अब एक बात तो कभी मत भूलो आप, वाह बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये देखो फिर से पढ़ते हैं। यस्टरडे व्हेन आई मेट श्याम ही सेड आई हैड अ नाइस टाइम यस्टरडे, आई हैड अ नाइस टाइम यस्टरडे सही है, व्हेन आई मेट श्याम आई सेड बट आई डिड नॉट चूज द राइट ऑप्शन। इसमें कॉन्वर्सेशन हुई है, क्या आप लोगों ने रियलाइज किया कि मजेदार क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर, अब पता लगा कि कॉन्वर्सेशन है ये। देखो पहले बंदा कह रहा है कि यस्टरडे आई मेट व्हेन आई मेट श्याम, जब मैं शाम से मिला, ही सेड आई हैड अ नाइस टाइम यस्टरडे, तो यहाँ पे हैड V2 का काम कर रहा है, पहली चीज सिंपल पास्ट है ये, यस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट चलता है। तो मैंने कहा, उसका रिस्पॉन्स आया, कहता है आई डिड नॉट डू, हैवेंट डन, या क्या राइट ऑप्शन बनेगा। तो आप बोल सकते हो आई डिडंट हैव, आई डिड नॉट हैव a nice time yesterday. Yesterday when I met Shyam, he said I had nice time yesterday, but I didn't have. I didn't have क्या मतलब? I didn't have the right मतलब nice time. I didn't have the nice time. या I did not enjoy. या I did not. देखो पहली चीज, जब आप पास्ट टेंस में बोल रहे हो तो I did not बोलना, I haven't नहीं बोलना है ना। या I did not खाली बोलोगे तो मतलब निकलेगा कि मैंने नहीं किया, वर्ब का सेंस अपने आप, और अगर वर्ब लगाते हो वर्ब तो है। समझ आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो ये दो तरह से रिस्पॉन्स था, तो मैं आपको बताया कैसे रिस्पॉन्स दिया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आगे पूछ रहा है कि इफ लेनी 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 इफ लेनी आई डाउट वर्कड रियली हार्ड शी वुड गेट विल गेट वुड हैव गॉट अ बेटर रैंक। देखो यहां पर आपका फिर से वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको समझाया था, वर्कड रियली हार्ड जैसे ही आप देखोगे बच्चों, तो आप रियली हार्ड वर्ड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, आप केवल वर्कड देखना। इसके पहले हैड नहीं लगा, ये V2 है, इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल। क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल। जैसे ही आपको पता लगा ये पास्ट सिंपल है, आपको जो सेकेंड वाला सेंटेंस है उसमें तुरंत जाके आपको वुड पकड़ना है, वुड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म उठाकर चिपका देनी है। वुड गेट, आपको सही आंसर लिखना है कि इफ लेनी वर्कड रियली हार्ड शी वुड गेट अ बेटर रैंक। सर वो वुड हैव वाला कब होता है? वो भाई हैड के साथ होता है, अभी आएगा आगे। वी हैड टू कॉल अ टैक्सी एज आवर कार ब्रेक डाउन। हैड टू कॉल क्या है? V2। अभी बच्चों आप लोग को टेंस का काफी अंदाजा लग जा रहा होगा यहाँ पर कि टेंस में डू एक्स डायरेक्टर में बड़े क्वेश्चंस आते हैं भाई। टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कह रहा हूँ ग्रामर में आपको सारा कुछ अच्छे से करना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। ये सच है, इसको कोई झूठ नहीं कह सकता। अच्छी ग्रामर होगी तभी अच्छा स्कोर आएगा। देखो इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। तो यहां पर सर आप कहना चाह रहे हो ब्रेक की जगह ब्रोक हो जाएगा पास्ट टेंस। यस, यू आर राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई विल नॉट अलाउ यू टू गो सो लॉन्ग एज लॉन्ग अनलेस प्रोवाइडेड यू टेल द पर्पस। आसान है। अच्छा याद रखना, अनलेस नेगेटिव वर्ड होता है, प्रोवाइडेड दैट होता है। आई विल नॉट अलाउ यू टू गो अनलेस यू टेल द पर्पस। सो लॉन्ग एज लिखा है, इसकी आवश्यकता नहीं थी नकारात्मकता की। आप बोल सकते हो जब तक नहीं बताओगे नहीं जाने दिया जाए। आज आपको मैं इसी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देकर जाता हूं कि अनलेस और अनटिल में डिफरेंस बता देता हूं। अनटिल होता है टिल नॉट, हिंदी में कहते हैं जब तक नहीं तब तक। अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। ओके, आज ही पता लगा ऐसा होता है यदि नहीं। तो इसको नोट कर सकते हो, याद रख सकते हो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई हैव नॉट हर्ड हिम फ्रॉम I have not heard from him since for a long time, a long while. For a long while नहीं होता, since a long while क्या हो गया? पीरियड हो गया, पॉइंट हो गया। सो फॉर अ लॉन्ग वाइल यहाँ पर बेटर होगा। आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग वाइल। तो क्यों सर फॉर अ लॉन्ग वाइल क्यों लिख रहे हो आप? क्योंकि फॉर जो होता है बेटे वो पीरियड के लिए यूज होता है। हम यहाँ कोई पॉइंट की बात थोड़ा ना कर रहे हैं।
जब पॉइंट होता तब सिंस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम फॉर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। आपको समझ आया पॉइंट कैसे? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को आंसर करना, बहुत ही शानदार, मजेदार, बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कुणाल इज नेवर ऑन टाइम। इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग के लिए मैं आपको अलग से क्लास करा दूंगा, बट आपको आंसर बताता हूं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा कुणाल इज ऑन टाइम, इजंट ही। सर ये कैसे लिखा है इजंट ही? अरे भाई वो लिखते भाई ऊपर नीचे हो गया, क्या हो गया, इसमें सीरियस होने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिमरन द स्ट्रीट्स आर डार्क। सिमरन ने कहा, जब कभी ऐसे कोलन लगाओ ना तो आप पता लगे इसको बोल रहा है। सिमरन द स्ट्रीट्स आर डार्क एंड डेंजरस, देयर डैश एनी स्ट्रीट लाइट्स एंड आई डैश एनी वॉचमैन, देयर आरंट एनी स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि प्लूरल है इसलिए आर नॉट एनी स्ट्रीट लाइट्स, एंड आई डू नॉट see or find any watchman. I do not see भी लिख सकते हो या find any watchman। अच्छा सर एक बात बताओ, ये कैसे क्वेश्चन है? इसमें फिल इन दी ब्लैंक करने हैं और अपनी तरफ से काफी कुछ भरना है। हाँ भाई भरना पड़ता है, सेंटेंस बनाना है। अच्छा है, मतलब ये तो कह रहा हूँ मेंस लेवल में इंग्लिश में कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब क्या हल्का फुल्का एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखो आदर्श कह रहा है यू प्लेड हॉकी प्रिटी वेल टुडे। आजाद कह रहा है आई नेवर यूज टू प्ले हॉकी इन स्कूल डेज बट नाउ आई फाइंड। आपने सर फाइंड क्यों लिखा, फाउंड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बट नाउ लिखा है ना मेरे भाई। देखो इंग्लिश में ऐसे ही होता है, कोई शब्द होता है, किसी शब्द से उस शब्द से टेंस का अंदाजा लगाया जाता है, उस शब्द से सेंटेंस का अंदाजा लगाया जाता है, उसके बाद हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। बड़ा ही अंदाजा लगाया जाता है इसमें। अच्छा तो आप यहाँ पर जो यूज टू है उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज करो। देखो यूज टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, वो पास्ट की हैबिट को शो करता है। ओके जैसे बोलते हैं आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, ऐसे वाला। हाँ जी यस, बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल सही समझा। तो इसका आंसर क्या बना? आजाद कहता है आई नेवर यूज टू प्ले हॉकी इन स्कूल डेज बट नाउ आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो आप अपनी तरफ से यूज कर रहे हो फाइंड इट। यस यही तो खेल है। अच्छा चलो, जिमी कहता है फॉरगॉट माय सिस्टर्स बर्थडे, आई फेल्ट रियली बैड, सो आई अपोलोजाइज बोल दो अपनी तरफ से। ये कह रहे हैं अपनी तरफ से कुछ लिख दो, तो मैंने माफी मांग ली, भूल गया था, आई एम सॉरी। अब भाई अपनी तरफ से भरना। आगे क्वेश्चन कह रहा है चारू वेयर वर यू बोर्न, वेयर वर यू बोर्न। उदित कहता है इन सूरत, माय पेरेंट्स वर देयर दोज डेज, मेरे पेरेंट्स वहां पर थे। समझ आया? इतने बढ़िया क्वेश्चंस हैं बच्चों, मजा आया आपको? बताओ पहले कि नहीं आया मजा? इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वाह। अच्छा सुनो, एक चीज तो बताना भूल ही गया, ये 5, ये 10, 15 और 5 नंबर यहां से मिल गए, 20 नंबर आपके हो गए पक्के। वाह, बोलो जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात एक्चुअली मैं आपको बता रहा था कि मार्क्स कैसे स्कोर होते हैं ज़्यादा। मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था कि आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्यों? देखो एक तो ग्रामर को क्वेश्चन को जो सॉल्व करो, ग्रामर का क्वेश्चन है उसमें बेसिक रूल्स हैं, कुछ रूल्स। अच्छा ग्रामर की अच्छी बात है कि जो रूल्स हैं उनको बदला नहीं जाता, भले अलग अलग रूल्स अलग अलग जगह अप्लाई होते हैं, हमें सारे रूल्स पता होने चाहिए, मैक्सिमम पता होने चाहिए, एटलीस्ट हम क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर पाएँ सही। बट अगर आपको रूल्स याद हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते। यहाँ पर आपको क्या करना है, डू एज डायरेक्टर में सिनोनिम्स बताने हैं, इस तो मतलब बड़ी बात नहीं है, इसको हम कर सकते हैं। प्रिटेंड का सिनोनिम क्या होगा भाई? प्रिटेंड का सिनोनिम हम कह सकते हैं ब्लफ हो सकता है, ब्लफ इजी है। डिसबिलीव का क्या हो सकता है? अनबिलीव। इजी वर्ड है तो इजी आंसर लिख लेते हैं। अवर्जन का क्या हो सकता है? डिसइंक्लिनेशन हो सकता है, टालना, डिसइंक्लिनेशन। इंटेंशनल का होता है जानबूझकर, तो हम जैसे कहते हैं ही वाज कॉन्शियसली डूइंग दैट। कॉन्शियस और कॉशियस में फर्क होता है, इसलिए भूलना मत। कॉन्शियसली ही वाज डूइंग दैट, समथिंग ही वाज डूइंग कॉन्शियसली। गिव एंटोनिम 1 ईच, इंटरप्ट, एक्स्ट्रावैगेंट, गुलेबल, एनॉर्मस। ठीक है, इसमें आपको उल्टा बताना है तो इंटरप्ट का उल्टा क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है?
कोई इंटरप्ट कर रहा है आपको बार बार, आप बोलोगे मुझे अलाउ करो, जाने दो। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। उसका उल्टा जो जो अपना काम चलाता है, पैसे कम खर्च करता है, इकोनॉमिकल कहते हैं उसको। समझ आ रहा है? एक्स्ट्रावेगेंट के बाद आता है गुलेबल। गुलेबल होता है जिस जो मतलब बहुत आसानी से जिसको धोखा दिया जा सकता है, आसानी से जिसको चीट किया जा सकता है। तो जिसको हम चीट कर सकते हैं उसको अगर हम चीट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम उसको कह सकते हैं कि भाई ये बंदा तो खुद ही बड़ा क्लेवर है, या ही इज अ फ्रॉड। इसको क्या चीट करोगे, तो फ्रॉड तो खुद ही लोगों को चीट कर रहा है। वेरी नाइस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। वास्ट उल्टा हो जाएगा वास्ट का, छोटा सा, पिद्दू सा। मिनस्क्यूल क्या हो जाएगा, मिनस्क्यूल। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर वेग एंड एम्बिगुअस सेंटेंस। आपको सेंटेंस बनाना है, बिल्कुल ऊल जलूल सेंटेंस नहीं बना देना, मतलब ऐसा नहीं बना देना जिसके आपको मार्क्स देने में टीचर सोचे 10 बार। आपको बहुत सुंदर सा और सुशील सा सेंटेंस बनाना। यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक सेंटेंसेस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स। ब्रिंग अबाउट, टेक आफ्टर, फेयर एंड स्क्वायर, वॉश हैंड्स ऑफ। यहां पर बात चल रही है क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन समझ आया। कह रहा है यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक सेंटेंसेस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। आपको इन शब्दों का यूज करना है। तो मैं आपको मीनिंग बता दूं, आप सेंटेंस तो खुद ही बनाओगे, मैंने पहले पेपर्स में किया है ना। इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन। टू कॉज समथिंग टू हैपन का मतलब होता है कुछ ऐसा करो कि कोई चीज हो। आप कहोगे ये क्या मतलब है, कुछ ऐसा करो कि कुछ हो। अरे भाई मतलब ये तरीका है। ओके, टू ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, है ना। हाँ हाँ। और टेक आफ्टर क्या होता है, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल। वेरी नाइस, रिजेंबल। फेयर एंड स्क्वायर जो है कई बार आपने सुना होगा, है ना। जब कभी जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो आप यहाँ से नोट कर लेना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इज इट ओके। वॉश हैंड्स ऑफ क्या होता है, वॉश हैंड्स ऑफ का मतलब होता है पलड़ा। पलड़ा, 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 पलड़ा। अपना पलड़ा झाड़ लेना। थोड़ा सा उच्चारण को ध्यान में रखते हुए देखते हुए क्या शब्द निकल रहा है। देखो, वॉश हैंड्स ऑफ का मतलब होता है कि आपने किसी चीज से किनारा कर लिया। मतलब यू सेड आई डोंट नो, इट्स अ वेरी, दुनिया में सबसे आसान बात क्या है बोलना, मुझे नहीं पता। हाँ बोलो, ना बोलो चक्कर में पड़ोगे, ना बोला तो वो नाराज, हाँ बोला तो वो नाराज, मुझे नहीं पता। तो ये वही है, वॉश हैंड्स ऑफ, लाइक टू स्टैंड क्लियर ऑफ समथिंग। मतलब आप सीधा, मुझे नहीं पता भाई, तुम देख लो, तू देख ले, मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता। तो इस तरह से लोग करते हैं ना, वॉश हैंड्स ऑफ, मतलब किसी चीज से हट जाना। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। यहां पर गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें भी 4 नंबर मिलते हैं तो 4 नंबर ले लेते हैं, ये दे रहे हैं तो हम मार्क्स लेने में हमें क्या प्रॉब्लम है। पहला शब्द क्या कह रहा है, वन हु अज्यूम्स हिमसेल्फ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक काइंड ऑफ प्राउडी पर्सन, कंसीडर्ड। वाओ, अच्छा। वन हु नोज एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, वेरी नाइस। आगे, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। व्हेन यू कैन नॉट सी थ्रू समथिंग, इसको अंग्रेजी में ओपेक कहते हैं। वेल डन। अब आपने यहां तक इतने सारे मार्क्स स्कोर कर लिए, जरा एक बार मार्क्स तो बता दो। 4 4 8, 4 12, 4 16। ये एक नंबर का चक्कर कैसे, 5 10 15, 5 20, 16 और 20। अगर 15 होते तो कोई बात नहीं थी, 16 और 20 और 4, 20 हो जाएगा 40। टेंशन नहीं लेनी है, ये मत सोचो, ये एग्जाम वाले हैं ऐसे नहीं कर। इन पेयर्स को यूज करना है, सिंगल सेंटेंस से बनाना है, आपको सही बनाना है, वेग और एम्बिगुअस नहीं लिखना है। बार बार बोलते थे वेग और एम्बिगुअस बनाना। देखो, प्लेन और प्लेन में आपको फर्क पता है, ये वाला प्लेन एरोप्लेन, ये वाला प्लेन एकदम बराबर, समझ गए। प्लेन प्लेन प्लेन, एरोप्लेन, ये वाला प्लेन। प्लेन रोड, इट वॉज अ प्लेन रोड। प्लेन पेपर, प्लेन मतलब सादा कागज, सुना है। वेरी नाइस। क्वाइट और क्वाइट,
क्वाइट शब्द का मतलब होता है बच्चों कंप्लीटली। कंप्लीटली वर्ड का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली वर्ड का मतलब होता है पूरी तरह से। कंप्लीटली वर्ड का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से। मतलब जैसे कहते हैं कि इससे अच्छा सेंटेंस आज की तारीख में कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। सनराइजर्स। सनराइजर्स हैदराबाद डिफीटेड आर फेवरेट आरसीबी कंप्लीटली। सनराइजर्स हैदराबाद डिफीटेड आरसीबी with a with a quite with a quite uh, with a quite आप बोल सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद डिफीटेड आरसीबी विद अ क्वाइट बिग डिफरेंस। बड़े अंतर से हरा दिया। आगे है फर्दर। फार्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, फर्दर लाइक वील टॉक फर्दर, है ना। हम टाइम के रेफरेंस में बोलते हैं कि अच्छा ठीक है वील टॉक फर्दर, है ना, वील टॉक फर्दर। दूसरा फर्दर वील हैव दिस डिस्कशन, है ना। जैसे मान लो मुझे अब ये टॉपिक कराना था, मैं ग्रामर में टॉपिक करा रहा था नाउन। आज हमने नाउन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन कर लिए, उसके बाद मैंने बोला बच्चों फर्दर वील डिस्कस द लैटर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप बोलोगे अच्छा चाहिए, कहने का मतलब है कि यहाँ तक आपने डिस्कस कर लिया, अब इसके आगे का डिस्कशन आप कल करोगे और आगे करोगे, है ना, ऐसा ही मतलब है। वेरी नाइस, आप सही समझे, सेंटेंस भी बनाया आपने। अगला वर्ड है फार्दर। फार्दर वर्ड हम डिस्टेंस के संदर्भ यानी कि रेफरेंस में लेते हैं। फार्दर शब्द का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बताते हो इट्स वेरी फार, इट्स वेरी दूर, बोलते हो द द प्लेस वेयर वी वर सपोज टू प्ले द क्रिकेट मैच वॉज फार्दर एज वॉट वी एक्सपेक्टेड। वो दूर था भाई, जहां से हमने एक्सपेक्ट किया था उससे दूर था। मैं सेंटेंस बोल दिया आपको, आप सुन के ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हो। तो उसके साथ ही हम यहाँ वाले दो वर्ड्स का भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये कह रहा है इट्स और इट्स, इसमें बात चल रही है कि जो ईट्स है, ईट्स ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? देखो लिखा है द कैट एंड ईट्स बेबी। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो बिल्ली और उसका बच्चा, ये जो उसका है ये इसके लिए है, इसका मतलब ये एनिमल है। और ये कहना चाह रहे हो इट्स जो है वो नॉन लिविंग और एनिमल के लिए यूज। बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम लोग, तो बिल्कुल वही समझते हो जो मैं समझाना चाहता हूँ। मतलब ये एक बहुत बड़ी स्किल होती है, सबके अंदर नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर बेबी नाउन था और इस तरह से आपने सेंटेंस में यूज कर लिया, वेल डन। अब आती है बारी कि ये जो वर्ड है सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इट इज। इट इज रेनिंग टुडे। इट इज रेनिंग टुडे, ये तो सबसे आसान सेंटेंस हो सकता है, इससे आसान क्या है दुनिया में? इट इज रेनिंग टुडे। हाँ सर सुना तो है। तो भाई खुश हो जाओ, 20 नंबर ये, 20 नंबर वो। पता है कितने नंबर बन माँ? 50, सॉरी 40 नंबर, 40 मार्क्स। इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स नहीं। 40 मार्क्स पक्के हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तरफ। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम यहाँ से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ 10 नहीं, 60 नंबर। अभी आगे देखना बहुत कुछ मिलेगा, पहले पढ़ो। आप सबको याद है हमने पीछे पीछे जो भी पेपर्स डिस्कस करे उसमें हमने लेटर्स की बात करी है, हमने उसमें रिपोर्ट राइटिंग की बात करी है काफ़ी ज़्यादा, हमने उसमें प्रेसी राइटिंग की बात करी है काफ़ी ज़्यादा, हमने उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की बात करी है। और मैंने आपको वादा भी किया है कि आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक क्लासेस, स्पेसिफिक वीडियोस के साथ लेकर आऊंगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा क्वेश्चन ये, इसका आंसर ये लिख के दिखाया जाएगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े और आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करो, अपने अंदर ये स्किल डेवलप करो। खैर, इतना कहने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइडियल प्रोसेसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कसौली वांट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर एन ओवरसीज प्रोजेक्ट। द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन एंड मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है भाई, मंगवा लेते हैं ऐसा बंदा कहीं से ढूंढ करके। राइट अ लेटर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब हाईलाइटिंग योर एलिजिबिलिटी स्किल्स स्ट्रेंथ इन अबाउट 300 वर्ड्स। सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको हायर करना है किसी को, कर लेते हैं हायर।
कह रहा था एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मैनेजर स्किल्स, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और चाहिए किसको? आइडियल प्रोसेसर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को चाहिए। कहाँ पे चाहिए? कसौली को चाहिए। वो क्या चाहते हैं? एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहते हैं, अच्छा, जो ओवरसीज प्रोजेक्ट पे काम कर सके। ये आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? पर सर ये मतलब ये जो आप बोल रहे हो इतना आसान है, ये लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे करते हैं टू द आइडियल प्रोसेसेस स्पेलिंग देख लो, उधर से लिख लो, डबल एस है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई जो एड्रेस है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, प्राइवेट लिमिटेड, कसौली 210222, जो भी वहां का आपका पिन कोड है, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ व्हाट? प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर एन ओवरसीज प्रोजेक्ट मैनेजर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर, आप ब्रैकेट में लिख दो ओवरसीज, इतना लिखो सब्जेक्ट। इसके बाद लिखो क्या? इसके बाद लिखोगे रेस्पेक्टेड सर, इज्जत इज्जत दो थोड़ी, तभी इज्जत मिलेगी। रेस्पेक्टेड सर लिखा, अंडरलाइन मत कर देना, मैंने कर दिया। इसी लाइन में यानी कि लेफ्ट हैंड राइट में हैंड राइटिंग से अपनी इधर से लिखना शुरू करो, लेफ्ट हैंड से ही शुरू करना, बराबर से लिखना, बराबर मार्क्स मिलेंगे। अब बताता हूं कैसे लिखना है। देखो यहां तक समझ में आया कैसे लिखना है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद का जो पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको लिखना शुरू करना है कि आई एम वर्किंग कैंडिडेट इन रेप्यूटेड, इसमें दिस इज टू इन्फॉर्म यू मत लिखना, हर जगह वही लाइन चिपकाते आए हो। इन अ रेप्यूटेड फर्म एक्स वाई जी, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, ब्ला ब्ला ब्ला, एज आई, कॉमा लगा के, एज आई फाउंड। अब आप ये मत सोचना मैं पूरा लिखूंगा, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूं 10 नंबर पक्के करने के लिए। एज आई फाउंड, कहाँ गया? एज आई फाउंड देयर इज अ वैकेंसी, देयर इज अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। यहां तक बोल दिया मैंने, यहां तक लिख दिया, आपने सिर्फ समझ लिया। सर इसके आगे बताओ, उसके उसमें क्या लिखते हैं, मतलब जैसे वो जो वो क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें मार्क्स मिल जाते हैं। देखो अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, सुनना। जब आपने ये बोल दिया ना, ये सारा बता दिया ना, आई फाउंड दिस, देयर इज अ वैकेंसी एंड आई फाइंड माई सेल्फ टू बी एप्ट, अंग्रेजी में कहते हैं, देखो जी देखो, इसको बोलते हैं एप्ट फॉर दिस पोस्ट as I have completed my, कोई डिग्री का नाम, डिग्री, डिग्री, अपनी डिग्री का नाम लिखो यहां पर, as I have completed this, being, बीइंग नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, नए नए शब्द बताता चलो आपको, जैसे आप ऐड कर लेना बाद में कहना हाँ ओके। हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट द वर्क कल्चर एंड richness in the aura of my previous organization made me highly agile and socially ज्यादा लिख रहा हूं, नीचे लिख दे रहा हूं, ये रब करते रहना, अपने हिसाब से चेक करते रहना। सोशली मॉडरेट कैंडिडेट to work
in all roads of in all roads of लाइफ। ओके, फिर नीचे लिखो वहां पर काम क्या चलता था। ये लिख दिया, ये आपका इंट्रोडक्शन के बाद वाला पार्ट है। इंट्रोडक्शन पहले हो गया था, इंट्रोडक्शन के बाद वाले पार्ट में अब आपको लिखना है कि पहले वाले जॉब में क्या करते थे, कितनी देर काम करते थे, क्या क्या प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हो, है ना, क्या क्या तुम्हारी डेवलपमेंट है, तुमने कैसे अपने रोल प्ले कर रहे थे वहां पर। बस सर 5-10 नंबर के चक्कर में इतना सारा लिखना? अरे भाई लिखोगे नहीं तो फिर क्या, इतना लिखोगे फिर उसके बाद कंक्लूजन। सर ये तो बता दो 300 शब्द थे, 10 नंबर मिलने थे, तो इतना कैसे लिख देंगे, आपने बहुत सारा बता दिया। अरे भाई टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन 50 वर्ड का लिखना, ठीक है? 50 वर्ड का लिख लिया, बोलो हाँ। हाँ सर। फिर 200 शब्दों में बहुत कुछ आता है भाई, 200 वर्ड कम नहीं होते, 200 वर्ड लिखने हैं जो सारा मैंने बोला इतना सारा। अच्छा, और सर ये पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा? नहीं, इसको तुम चाहो तो ऐसा ऐसा ये ऐसे ऐसे बना के लिख देना, या तो आपको लगता है नंबर डाल के लिख सकते हो तो नंबर डाल के भी लिख सकते हो, मतलब कोई इशू नहीं, तुमको नंबर मिलेंगे, यू विल गेट द मार्क्स, यू विल गेट बेनिफिट्स। नीचे वाला पढ़ूं कि रहने दूं? You bought a laptop from Bharat Technologies, Rampur, Himachal Pradesh. It has several issues regarding touchpad speed, ये वो छोड़ दो इसको, ऊपर और लिखो ना, बढ़िया तो है। अब आपको क्या लिखना है? रिपोर्ट लिखनी है, लेटर लिखना है फिर से। वाह मजा आ गया। सर यू आर एन असिस्टेंट मैनेजर इन एशियन मशीन्स लिमिटेड, योर कंपनी वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बद्दी, you are asked to make survey and submit a feasibility report in this regard, write report letter format, imagine relevant detail। ये तो आसान है, अभी सेम जैसे बताया, बिल्कुल सेम। अब आप देखो, आपके BS नंबर, आप मुझसे ना कहना नहीं आ रहे यार, कंटेंट ही चाहिए। देखो आपको फॉर्मेट मैंने बताया, विद कंटेंट बताया, पर अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट सेम रखो, कंटेंट खुद डेवलप करो। कंटेंट डेवलप करना है, पीछे वाले पार्ट से उठाओ, बढ़िया सा लिखो, मुझे लिख के खुश हो जाना चाहिए दिल, भाई मजा आ गया, ऐसा बोलना सर मजा आ गया, क्या बताओ, वाह मजा आ गया, ऐसा लिख दो कुछ। सर जो ये क्वेश्चन है, अब बच्चे बोलेंगे, बच्चों के मन की सवाल मेरे सामने, मैं तुम्हारे सामने। देखो ये जो पैसेज है, पैसेज को पूरा पढ़ने के बजाय ऐसे पैसेजेस में, लेंथी लेंथी पैसेजेस, 1 पेज 2 पेज 3 पेज तक चला आ रहा है, तो ऐसे में मैं हमेशा बोलता हूँ जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ के आओ, जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ के आओ फिर आना। ये तो फिल्म का डायलॉग लग रहा है। अरे भाई अभी देखो बताता हूँ, इसमें इतना सारा पढ़ोगे, इतना सारा पढ़ोगे, कहाँ गया कहाँ गया, इतना सारा आप रीड करोगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा रीड करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक रीड करोगे, फिर आपको समझ आएगा थोड़ा बहुत, फिर जब तक आप क्वेश्चन पे आओगे ना तो शुरुआत वाला पैराग्राफ भूल चुके होगे, फिर तो फायदा ही क्या है सर। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई कि पहले आओ पढ़ो, मेंशन 4 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैग्मेटिक क्लाइमेट एक्शन। साफ साफ 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 एस्पेक्ट पूछे हैं, पढ़ के चुपचाप जाके लिख दो। कैसे लिखना है सर? यहाँ से पढ़ो, प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट्स पूछे हैं, तो जब आप ये पढ़ना शुरू करोगे, ये कह रहा है वाइल द प्रीवियस डेकेड्स ऑफ यूएन framework convention on climate change UNFCCC negotiations have failed to deliver effective and equitable climate action. This year's conference of parties COP28 in the UAE is a unique opportunity to move from empty promises to real actions. Real action on climate requires pragmatism. 4 लाइन लिखनी थी, इतनी सारी लाइन लिखी है, कुछ पूछने की बात है नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर सर वैसे आप लोगों के मन में अगर सवाल आ रहा हो कि सर वो तो ठीक है, पर सर कई बार होता है कि पैराग्राफ सर समझ नहीं आता पढ़ के, तो उसके लिए रास्ता ये है कि हाउ टू रीड अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, आप वो ज़रूर देखना। आप ये प्रीवियस ईयर सारे पहले कंप्लीट करो, अपने शुरू से जैसे मैंने आपको बना के दिए हैं कंप्लीट करो, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगा, हाउ टू रीड अ पैराग्राफ, हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड, मतलब इंग्लिश में जो बच्चे वीक हैं, है ना, ऐसे बच्चे भी होंगे यहाँ पर देख रहे होंगे जो अभी क्लास को, तो उसमें उन लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि सर वो सब तो ठीक है, पर आप हमें कुछ ऐसा बताओ कि जब हम पैराग्राफ पढ़े, ये लेंथी लेंथी पैराग्राफ आते हैं, उनको हम समझे कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड देम, हमको रीड कर ले। मान लो आपने ऐसे पढ़ दिया सारा ना कि वाइल प्रीवियस डेकेड्स ऑफ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आपने ऐसे बोला नेगोशिएशंस हैव फेल्ड टू डिलीवर इफेक्टिव एंड इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन। इतना पढ़ने के बाद सर हमें ज़रूरी नहीं मीनिंग समझ आया हो, मतलब हो सकता है, इट्स वेरी ऑब्वियस, मैं मान के चल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद उनके अंदर जो फाइनल कंक्लूजन आया उसमें वो चीज़ वो नहीं निकल के आई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन की बात, इक्विटेबल मतलब बराबर का जो एक ऐसा समतल सॉरी जो उसमें कहते हैं क्लाइमेट एक्शन को बराबर रख पाए, सेम रख पाए, वो नहीं हो पाया। दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 इन यूएई इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, अब की बार एक बहुत अच्छा अवसर आया है टू मूव फ्रॉम एम्प्टी प्रोमिसेस टू रियल एक्शन। अब हम केवल ऐसा हवाई
प्रोमिसेस नहीं करेंगे, कुछ हम ऐसा रियल करेंगे, कुछ ऐसा ऐसा करेंगे जिससे लोगों को उनको लगे, रियलाइज हो कि हाँ हमारे कुछ कुछ हो रहा है, इस टाइप से यहाँ पर निकल के आ रहा है। फिर कह रहा है इट वुड सेंटर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एनर्जी पुअर कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ। ये क्या करेगा, ये सेंटर स्पेसिफिक रखेगा, मतलब इस बात को हाईलाइट करेगा कि पुअर जो नीड्स होती हैं पुअर कंट्रीज की एनर्जी की, वो कैसे फुलफिल हों। इट वुड रिकॉग्नाइज दैट द एनर्जी ट्रांजिशन फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट दैट, a transition in which the legacy fuels are both rendered more efficient and used to finance scale up for the renewable। ये यहाँ पर बोल रहा है कि जो legacy है वो बढ़ावा देती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, it renders more efficient and used to finance the scale up of renewable। Sermonizing COP presidencies have rarely understood the basic needs of developing world। तो ये भी यहाँ पे बात कर रहा है कि कैसे वो उस चीज़ को बढ़ावा देती है और वो दोबारा से यूज में आ जाए, ऐसा कुछ है ना, मतलब उसको भी अग्रसर करती है। आगे कह रहा है सरमनाइजिंग, उसके ऊपर लेक्चर भाषण देते हुए, प्रेसिडेंसीज हैव रेयरली अंडरस्टूड द बेसिक नीड्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। जो प्रेसिडेंसीज हैं उनको हार्डली, मतलब मुश्किल ही समझ आया है कि क्या उनकी नीड्स हैं। द कॉन्सेप्ट लाइक ग्रीन कैपिटल इज सिग्निफिकेंट। उसके बाद सिमिलर प्रैग्मेटिक क्लाइमेट सॉल्यूशन फॉर द ग्लोबल साउथ वुड प्रायोरिटाइज द स्प्रेड ऑफ एंटरप्राइज ऑफ सॉल्यूशंस एंड ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ बात चल रही है। एज पर द एस्टिमेट्स एक्सेप्ट all developed nations have failed in meeting their nationally determined contributions, NDCs। It should be realized that climate finance is equally important to meet emission targets and cope with the impact of climate change। ये यहाँ पे ज़रूरी है बता रहे हैं। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ऐड कर दूँ। ये कह रहा है कि व्हाट डज ब्रेकिंग मोनोपोली सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। आपको एक बार जाना है, वहाँ पर हाईलाइट करना है। आप जब एग्जाम भी देना तो वहाँ पर कुछ हाइलाइटर टाइप का ले लेना, जिससे कि अपने क्वेश्चन पेपर पे एटलीस्ट हाईलाइट कर लो, आपको बाद में ढूंढने में आसानी हो। तो ब्रेकिंग मोनोपोलीज जहाँ पर लिखा हो उसको पढ़ना, आप बताना कि उसको वहाँ पर क्या चीज़, वो किस चीज़ को वरीयता दे रहा है, वो किस चीज़ को वरीयता दे रहा है, मतलब किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्या चीज़ हाईलाइट की जा रही है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा वो किस चीज़ को वरीयता दे रहा है। फिर कह रहा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द टर्म कोहेसिव नरेटिव। कोहेसिव नरेटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोहेसिव वर्ड जो होता है, मैं आपको बता दूं, कोहेसिव वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटेंट डीप है ना, कोहेजन किसी चीज़ का, उससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो, क्या चीज़ वो। नरेटिव का मतलब हो गया जो चीज़ जिसको वर्णन करे, है ना, डीप इंटेंट मीनिंग जिसमें से निकले। और फिर कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का कौन सा वर्ड जो है सिनोनिम होता है, मतलब कौन सी चीज़, ऐसा ये कोई ऐसी जगह कहीं बात चल रही है जहाँ पर ये कह रहा हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है, इस टाइप से। आगे कह रहा है कि इन विच वर्ड इन द पैसेज एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब होता है जो बार बार हो रहा है, अक्सर हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। और अगर आपसे कोई पूछे फ्रीक्वेंटली का उल्टा क्या होता है तो आप बता देना रेयरली। वहां कोई वर्ड आया होगा, आप उससे देख करके बता देना रेयरली, वैसे वर्ड आया था, आपने पढ़ा भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट। इनमें से आपको बताना कौन सा रेलेवेंट नहीं। UNFCCC हैजंट बीन एबल टू रिजल्ट इन इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन, पहला। ग्लोबल साउथ इज बाउंड टू बी फुली डेवलप्ड आफ्टर COP28, है ना। इसको आपको बताना कौन सा रेलेवेंट नहीं है। ये आपको कहाँ से बताना है रेलेवेंट नहीं है, जो पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज से कुछ कंक्लूजन निकलेगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा, उससे बताओगे अच्छा यहाँ पर ये बात तो लिखी है, ये रेलेवेंट है। ये वाली बात इक्विटेबल क्लाइमेट इज नेसेसरी फॉर ग्रीन फ्यूचर, ये भी लिखी थी। मैनी डेवलप्ड नेशंस हैव फेल्ड इन मीटिंग देयर नेशनलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बात लिखी है। अगर नहीं लिखी है तो बोल दो यही इसका आंसर है। इस तरह से इसका आंसर करना था। ये एक नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए सोचना मत इसमें कुछ डिस्क्राइब करने लग जाओ, बता दिया आपको पहले ही। अगला क्वेश्चन, फिर से पैसेज केयरफुली रीड करो, आंसर करो, पैराग्राफ बेस्ड है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ इसको आंसर करने का देखो तरीका वही है, तरीका नहीं बदलता, आपको अपनी तरफ से एफर्ट मारना पड़ता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे डिस्क्राइब द जनरल कंसर्न इन डिफाइनिंग गुड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है जनरल कंसर्न, गुड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देकर, वो मतलब पैसेज में जो भी बात चल रही है। व्हाट इशू डज द राइटर फोरसी इफ देर आर नो रियल नेसेसिटीज इन नेचर। अगर वहां पर कोई नेसेसिटीज नहीं है नेचर में तो क्या इश्यूज, मतलब क्या समस्याएं, क्या परेशानियां आती हैं। फिर कह रहा है व्हाट डिफरेंस डू यू इन्फर बिटवीन साइंटिफिक लॉज एंड एक्सीडेंटल जनरलाइजेशन। इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है ना। तो
ये यहाँ पर हो सकता है विच व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस डू यू इन्फर बिटवीन साइंटिफिक लॉज एंड एक्सीडेंटल जनरलाइजेशन। फिर कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ ओवर्ट। ओवर्ट का आपको सिनोनिम बता देना, मतलब उसका मीनिंग वहाँ पर सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड में मीनिंग निकल आएगा, वैसे तो ईजी है। उसका कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज एंटोनिम ऑफ परमानेंट। परमानेंट का ये इतने ईजी क्वेश्चन है, एक एक यहाँ से दो दो तीन तीन 3 मार्क्स वाले को आप पढ़ के लिख देना, उसमें लिखना है थोड़ा सा। 1 नंबर वाला लास्ट में क्या कह रहा है कि मेक 2 सेंटेंसेज यूजिंग फ्रेजल वर्ब कंसिस्ट इन। सेंटेंस ही तो बनाना है, डू नॉट रिपीट द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। माय, मैं आपको लिख के दिखा दूं कंसिस्टेंट का। कंसिस्ट इन होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव ऑफ समथिंग, इंक्लूसिव समथिंग, समथिंग इंक्लूसिव है ना, कोई चीज उसमें इंक्लूडेड है। तो कंसिस्टेंट करके बना दो कि लाइक दिस कंसिस्ट इन सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। जैसे मान लो आपको एक जॉब करनी है, हाँ, आपको एक परफॉर्मेंस देनी है, सो व्हाट डज इट कंसिस्ट, तो आप बोलोगे इट कंसिस्ट इन डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस, ऑनेस्टी, मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ डिस्क्रिशन। बता दिया, इस तरह से बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो आपको ठीक लग रहा है वो बोल दो। अब आपको सीधे सीधे 20 नंबर देने के लिए ये उत्साहित हैं, पेपर वाले कह रहे हैं कि 20 नंबर ले जाओ हमसे, आओ ले जाओ, आप लेके जाओ। कैसे? मेक अ प्रेसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ द। आपको यहाँ पर सीधा सीधा पैसेज पढ़ना है, ये पैराग्राफ है, ओ माय गॉड बहुत लेंदी पैराग्राफ है, पर कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 600 वर्ड का है, इंटू 1/3 कर दो, 3 2 6, 600 वर्ड को 200 वर्ड में लिख दो, 300 वर्ड का है 100 वर्ड में लिख दो, सिंपल। 150 वर्ड का है पैसेज, 3 5 50, 50 वर्ड में लिख दो, बस। जितने का है 1/3 कर दो उसको, आपको अपने आप आंसर निकल के आएगा। सबसे पहला काम है आपको टाइटल लिखना, टाइटल आपको लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। दूसरा आपको अपने अपने शब्दों में यूज़ करना है ना। ट्राई नॉट टू चेंज द इंट्रिंसिक मीनिंग, ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ ना, कभी भी इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं चेंज करना। आप जब भी लिखना, मतलब जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन आंसर करना ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों वो जो सेंस होता है वो चेंज कर देते हैं, सेंस चेंज कर देते हैं, कह लो कि, या कह लो कि जो उसका मीनिंग निकल रहा होता है, कई बार वो मीनिंग लिख के कुछ और मीनिंग लिख देते हैं, मतलब तो इस तरह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको यहाँ पर सजेशन दूंगा कि भाई उसका मीनिंग चेंज मत करो, वो जो है उसको एज इट इज आप लिखो, है ना, पूरा क्लियर है। तो ये कुछ बातें। और दूसरा, एज यूज एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल, यूज एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल। तो आपको जितने वर्ड्स लगते हैं कि भाई ये, एक मिनट, यूज एज मेनी एज योर ओन वर्ड्स, ये तो बोलना भूल ही गया, अपने शब्दों में लिखना है। आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, ये बात कभी मत भूलना, कभी जिंदगी में मत भूलना कि आपको प्रेसी राइटिंग में कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नो कॉपी पेस्ट इज अलाउड, नो कॉपी पेस्ट। क्या बच्चे करते हैं? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट नहीं करना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मुझसे मत कहना फिर नहीं बताया। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, रेपिटेशन नहीं करनी है आपको, ऐसा है ना, यू आई ही शी दे दो ये सब करके नहीं लिखना, आपको रिपीट नहीं करना, आपको कंजंक्शन, फालतू कंजंक्शंस नहीं लगाने हैं, बार बार एंड लगाई जा रहे हो, बार बार बट लगाया जा रहा है, बच्चों की आदत होती है एंड बट यस, बस लिखी जाओ। तो ये सब नहीं करना है, थोड़ा रिपीटेशन को अवॉइड करना है, समझ आ रहा है। तो आपको बड़े अच्छे से सेंटेंस फ्रेम करना है, अच्छे से सेंटेंस बनाना है, तो प्रेसी राइटिंग करना। और ये मत सोचना कि सर आपने प्रेसी राइटिंग पूरी नहीं बताई करके, प्रेसी राइटिंग मैं बोला है जब आपको कराऊंगा तो आई मीन इट, मैं बोला है आपको कराऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम आगे जब फर्दर डिस्कशन करेंगे तो एक बार जब हम शुरू करेंगे तो वहां पर आपको सब चीज़ों की बेसिक्स के ऊपर अच्छे से डिस्कशन में कराऊंगा और आपकी पक्का काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को देख करके, इस क्लास को देख करके, इस वीडियो को देख करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। यू मस्ट फील हैप्पी, आई ऑल्सो फील हैप्पी। तो आज को यहीं पर एंड करते हैं, मगर ये मत भूलना कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी लिखो, अपने जो शुरुआत के जो क्वेश्चन है उनको पॉज करके देखो, अपने आंसर कंपेयर करो, सही आते हैं गलत, उसके बाद अपना फीडबैक जरूर दो। बाय बाय एंड पीस आउट।